डिज़ाइन फेज़ के अंदर बैठ के एल्गोरिदम जो है वो जिस डोमेन के लिए एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बन रहा है उसी डोमेन का एक्सपर्ट लिखता है। जैसे अगर आप मेडिसिन के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं तो मेडिसिन का एक्सपर्ट बैठेगा। अगर आप नेटवर्किंग के लिए बना रहे हैं तो नेटवर्किंग का एक्सपर्ट बैठेगा। अगर उसको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती तो एटलीस्ट उसको डोमेन नॉलेज तो है ना, चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं, क्या इनपुट चाहिए होगी, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा, क्या चीज़ मिस नहीं करनी, गलती नहीं करनी, इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स ना हो। तो डोमेन का जो एक्सपर्ट है वो बैठ के एटलीस्ट एक प्लेन लैंग्वेज में लिख तो सकता है ना क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ जो हम प्रायर एनालिसिस कर रहे हैं वो अब आप पूछोगे कि हम किस तरह से कर रहे हैं। क्या जो हमने फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड पढ़ा वो आपको ये नहीं बताता कि अगर आपके पास n है तो साइज ऑफ इनपुट है तो आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है। उस फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड से जो आपके पास एक टाइम कम्प्लेक्सिटी की इक्वेशन आती है उससे आप कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम आपका बेहतर है। फॉर एग्जांपल कैसे, आपने लिनियर सर्च देखा, आपने बाइनरी सर्च देखा, दोनों में आप देखेंगे एक की n आती है, दूसरे की मैं बता देती हूँ, चलें log n आती है। ठीक है, लॉग किसी भी चीज़ पे जब आप लॉग लेते हैं ना तो वैल्यू कम हो जाती है। यानी उस नंबर, अगर मैं कहूँ 8 है, 8 को मैं n कहती हूँ, 8 का अगर आप लॉग लो बेस 2 तो क्या होती है, वैल्यू उसकी कम हो जाती है, 3 हो जाती है। तो इस बात का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की, 2 एल्गोरिदम्स मैंने देखे थे अपनी प्रॉब्लम के लिए। एक का टाइम कम्प्लेक्सिटी n आता है और दूसरे का टाइम कम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर आता है। पहले तो इन दो का मतलब समझते हैं। n का मतलब है जितनी मेरी साइज ऑफ इनपुट बढ़ेगा उतना ही मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। n स्क्वायर का मतलब है कि आप कंफ्यूज नहीं करना, अभी जो मैंने बताया था वो n था, n के लिए था। n स्क्वायर का टाइम कम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर आने का मतलब क्या है कि अगर मेरी साइज ऑफ इनपुट बढ़ती है, ठीक है, तो मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी उससे डबल होगी। n स्क्वायर का मतलब है टाइम कम्प्लेक्सिटी डबल, टाइम डबल इंक्रीज करेगा अगर मेरी साइज ऑफ इनपुट इंक्रीज होता है। तो यहाँ इस तरह से फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड के ज़रिए आप एक प्रायर एनालिसिस करके डिसाइड कर लेते हैं आपका कौन सा एल्गोरिदम बेहतर है, फिर उसी को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। ये तो हो गया आपका एल्गोरिदम जो किसी भी कोई प्रॉपर स्ट्रिक्ट सिंटेक्स में नहीं लिखा जाता, नेचुरल लैंग्वेज में आप लिख लेते हो या प्लेन इंग्लिश में लिख लेते हो। सूडो कोड, ये सूडो कोड एल्गोरिदम पे हम पहले भी डिसाइड कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ जो नया है वो ऐड कर रही हूँ। सूडो कोड का जो फॉर्मेट है वो बेसिकली आप क्लोज टू हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हो। ठीक है, सूडो कोड इज़ नॉट रिटन इन एनी पर्टिकुलर हाई लेवल लैंग्वेज। मैं ये कह रही हूँ कि उसका फॉर्मेट थोड़ा सा हाई लेवल लैंग्वेज की तरह का होता है। अगर आप लिनियर और बाइनरी सर्च का देखो, एक में एल्गोरिदम है, एक में सूडो कोड है, आपको फ़र्क वाज़ह दिख जाएगा। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज रिटन इन कोडिंग फेज, इट इज़ रिटन इन अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, यानी अब जब आप एल्गोरिदम डिसाइड कर चुके हो, कंपैरिजन करके टाइम कम्प्लेक्सिटी पे कंपेयर करके डिसाइड कर चुके हो, अब उसको आप क्या कर रहे हो, कोड करके रन कर रहे हो। टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स बहुत सारे हमारे पास, हमने एल्गोरिदम्स अपनी कोर्स आउटलाइन में कवर करने हैं। एक है रिकर्सिव, आप लोगों को शायद फिबोनाची का पता हो, फिब ऑफ 0, 1, 2 कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिब ऑफ 3 जो है वो 2 को कॉल करता है, 1 को कॉल करता है, 2 जो है वो 1 को कॉल करता है, 0 को कॉल करता है, शायद आप लोगों ने देखा हो। यानी वो प्रोग्राम जो बार बार अपने आप को कॉल कर रहे होता है। डायनामिक प्रोग्राम क्या है? रिकर्सिव में जब भी आप वैल्यू बार बार कॉल करते हो तो वो आपको ना सिर्फ कॉल करनी पड़ती है बल्कि हर दफ़ा नए सिरे से कैलकुलेट भी करनी पड़ती है। डायनामिक प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम है जिसमें आप पुरानी वाली वैल्यू अगर आपने दोबारा कैलकुलेट करनी है तो आप उसको सेव कर लेते हो। इसी तरह से ह्यूरिस्टिक बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं। ये चीज़ें हमने, टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स हैं जो हमने अभी करनी है। अच्छा, ये वाला पोर्शन कवर हो गया। यहाँ एक चीज़ नहीं है, ये वाली मशीन मॉडल। इसके बाद जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी ना वो मॉडल मशीन ही होगा।
मॉडल मशीन के साथ मैंने आपको बताना है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, तो ये चीज़ मैं वहाँ कवर करूँगी। बाकी क्या है, बाकी ऊपर आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक प्रॉब्लम है, उसके लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। आप डिसाइड करते हो बेस्ड ऑन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कि आपने कौन सा चूज़ करना है, ठीक है। फिर हमने सर्च का जो फंक्शन है उसकी मैंने बात लेके एक्स का डिस्कस किया था कि अगर एक्स पहली पोजीशन में आपको एरे में मिल जाता है देन दैट्स द बेस्ट केस, दरमियान में कहीं मिल जाता है तो दैट्स द एवरेज केस, लास्ट में मिलता है या नहीं मिलता दैट इज़ द वर्स्ट केस। मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जितने उसने कंपेयर करके चलना है, जितने नंबर ऑफ चेक्स या कंपैरिजन्स कम है वो आपका बेस्ट केस है, जितने ज़्यादा होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैं यानी सबसे ज़्यादा हैं वो आपका वर्स्ट केस बन जाता है, और दरमियान में कहीं आपका जो टाइम लग रहा है दैट इज़ एवरेज केस। तो हमने ये जो बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज पढ़ा था, ये हमने यूनिट्स ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ी थी। फिर हमने रूल्स देखे थे, प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं और प्लस माइनस, कंपैरिजन्स वाले, बूलियन, रिटर्न, इंडेक्सिंग, ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर हमने ये वाली एग्जाम्पल भी सॉल्व की थी। फिर यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, अच्छा यहाँ इससे पहले मैं भूल जाऊँ, जब भी आप एल्गोरिदम्स की बात करते हो ना, हमेशा एल्गोरिदम के साथ डेटा स्ट्रक्चर की भी बात आती है। जैसे अगर मैं कोई चीज़ सर्च करना चाह रही हूँ, मैं उस सर्च के एल्गोरिदम में क्या चीज़ यूज़ करूँ? एरे बेहतर रहेगी, लिंक लिस्ट बेहतर रहेगी, सर्कुलर क्यू बेहतर रहेगी, क्या मेरा कोई ट्री बेहतर रहेगा? हर डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करने का आपने ध्यान से यूज़ क्यों करना होता है, क्योंकि हर डेटा स्ट्रक्चर के लिहाज से उसको सर्च करना, इंडेक्स करना, वैल्यू उठाना, वैल्यू स्टोर करना, सबका अपना अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेरी कर जाती है अगर आप एक डेटा स्ट्रक्चर से दूसरे डेटा स्ट्रक्चर पे चले जाओ, ठीक है। तो आपने जब भी एल्गोरिदम्स पढ़ते हो हमेशा साथ में आपको डेटा स्ट्रक्चर की भी बात करनी पड़ती है, क्योंकि हर एल्गोरिदम के लिए आपने सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर उठाना है जो आपको टाइम भी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपका उस डेटा स्ट्रक्चर की वजह से टाइम लग रहा है, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पेस लग रही है, तो आपने डेटा स्ट्रक्चर एहतियात से उठाना है। यहाँ आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है, टाइम स्पेस, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है बेसिकली एक एफिशिएंसी का क्राइटेरिया है, ठीक है। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी आप देख रहे हो कि कितना साइज ऑफ द प्रोग्राम के लिहाज से टाइम या स्पेस इंक्रीज हो रही है, उस यही बेसिकली क्या एक पैरामीटर है, एक देखने का तरीका है एफिशिएंसी को डिटरमिन करने का तरीका है एफिशिएंसी को। हाँ, ये लास्ट में जो गुड एल्गोरिदम का है, इसके 2 पॉइंट्स हैं। हम चाहते हैं अपने लिए गुड एल्गोरिदम वो है जो हमेशा जब भी आप उसको रन करते हो, जिस भी इनपुट के लिए रन कर रहे हो वो आपको हमेशा करेक्ट वैल्यू देता है, करेक्टनेस। सेकेंड, एफिशिएंसी, जिसका हमने पढ़ लिया कि कॉम्प्लेक्सिटी एक पैरामीटर है, और कॉम्प्लेक्सिटी में क्या आ जाता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। समटाइम्स मैं कौन सा वाला पॉइंट बता रही हूँ, समटाइम्स होता ये है कि लास्ट वाला, आपके पास जो बेस्ट एल्गोरिदम है, ठीक है, वो टाइम ज़्यादा लगाता है या स्पेस ज़्यादा लगाता है, लेकिन जो आपके पास एक गुड इनफ एल्गोरिदम है वो आपको आपके लिए टाइम और स्पेस के लिहाज से बेहतर है। यानी फॉर एग्जांपल टाइम क्रिटिकल सिचुएशन है आपकी, और जो बेस्ट एल्गोरिदम है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा वीक्स में रन होता है, जबकि आपके लिए जो गुड इनफ या जिससे आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है वो सेकंड्स में रन हो जाता है। तो इसलिए समटाइम्स हम बेस्ट एल्गोरिदम्स नहीं उठाते, समटाइम्स हम गुड इनफ या ऑप्टिमल, उसको नॉर्मली ऑप्टिमल कहते हैं, आप ऑप्टिमल उठा लेते हो। ये वाला पॉइंट डिस्कस हो जाएगा जब हम ग्रीडी सर्च एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। सो अभी के लिए काफ़ी है।